नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को बताते चले कि हमारे साथ में जो ये हीरा बैठे हैं, इनका नाम है फारूक। फारूक ने बीपीएससी टीआरई 3 में उर्दू शिक्षक के रूप में इनका चयन हुआ है, इन्होंने सिलेक्शन लिया है और आज हमारे इस संस्था के ब्रांच पर आए हुए थे, तो हमने सोचा कि इनका एक छोटा सा साक्षात्कार लिया जाए। जो बीपीएससी 4.0 में तैयारी करने वाले छात्र हैं उर्दू विषय के रूप में, आपका सिलेक्शन उर्दू में हुआ है, उर्दू विषय के रूप में जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि फारूक हमारे पूर्व में छात्र रह चुके हैं और इसी संस्था से इन्होंने पढ़ाई किया और फाइनली आज हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। ये सरकारी शिक्षक के रूप में इनका चयन हुआ है। तो अब हम लोग साक्षात्कार स्टार्ट करते हैं। फारूक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपने टीआरई 3 में शिक्षक पद पर चयन होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके सहायता से आज हम बीपीएससी टीचर कहलाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया हम इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम सीटेट पास नहीं करते, इन संस्था से जुड़ते नहीं, जब तक हम इस पद पे आते नहीं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक। चलिए फारूक, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे बच्चे जो उर्दू शिक्षक के रूप में चयन होने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, योग्यता के बारे में बताइए। कौन लोग उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ऐसा उसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है जी, जैसे मैंने डीएलएड किया है और 21-23 सेशन है, तो डीएलएड करने के लिए आप 10th और 12th चाहिए। तो 10th में आपको, अब पहले से तो 50 नंबर का था, अब मगर 10th में भी आपको उर्दू होना चाहिए और 12 में भी उर्दू होना चाहिए, चाहे 85 नंबर का क्यों ना हो। अभी तो 100 नंबर का मामला है, 100 नंबर ही लेना है, मगर पहले भी कोई पुराने छात्र हो अगर 50 नंबर का भी उर्दू लिए हैं तो दोनों उर्दू टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। 10th में भी और 12 में भी, दोनों में उर्दू होना चाहिए। मैंने 10th और 12th दोनों में उर्दू होना चाहिए। 50 नंबर का भी हो तो चलेगा, मगर उर्दू होना चाहिए, वहीं लोग उर्दू शिक्षक बन सकते हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है फारूक, हम दूसरा सवाल आपसे ये है कि सिलेबस क्या होता है, उर्दू वालों का सिलेबस क्या होता है? मतलब जैसे नॉर्मल जो सामान्य परीक्षा होता है उसी तरह का सिलेबस होता है या आप लोगों का कुछ अलग होता है? सबसे पहले बात है, उर्दू है तो उर्दू सिर्फ लैंग्वेज में है। जिस तरीके से हमारा जीएस है जो 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिससे हमारा मेरिट बनता है, वो तो सब कुछ इसी का समान होता है। मगर उर्दू में जो हिंदी होता है, दो ठो लैंग्वेज का, एक ठो इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश या हिंदी। तो इसमें जो 2 ठो लैंग्वेज होता है, एक ठो उर्दू रहता है, एक ठो इंग्लिश रहता है। अच्छा, उर्दू रहता है, इंग्लिश रहता है जी। तो वो तो 120 में एक जो कंपलसरी होता है 30 नंबर वाला, उस सब के लिए, तो उसका बात हम नहीं करें। नहीं। मतलब बाकी जो 120 नंबर है, जो पीआरटी में सीधे 120 नंबर क्या आप लोग को भी वैसे ही पूछा जाता है? सेम है, 1 to 5 के लिए बिल्कुल सेम है। 120 नंबर सबका सेम रहता है। मगर उर्दू वहाँ पे हो जाता है एक समान विषय, एगो बांग्ला, एगो उर्दू। अच्छा, ये उसमें केवल उर्दू पासिंग वाला मामला में है, उर्दू है। बाकी तो आपको जनरल जो पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर ये है कि पीआरटी में आपका जब चयन हुआ है तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे पीआरटी में सबसे ज़्यादा जो डर बच्चों का होता है, जैसे हम तैयारी कराते हैं तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं, सबसे ज़्यादा जो डर है पीआरटी में वो होता है मैथमेटिक्स से। कितना रोल है मैथमेटिक्स का पीआरटी में? सबसे पहले बात ये बताना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को लेकर के हमको बहुत अच्छा तरीका से याद है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो मैंने आपके पास कॉल किया था और आपके पास कॉल किया था तो आपने बताया था जी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सरदा पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए और उसको खूब अच्छा तरीक़े से प्रैक्टिस कीजिए, उसको बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, सरदा पब्लिकेशन का किताब लिया और उसी पर फॉलो किया, उसी को प्रैक्टिस खूब किया, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का है। आप जितना अच्छा बेहतर तरीक़ा से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उतना बेहतर होते जाएगा। तो मैंने वही फॉलो किया, आप ही की बातों को फॉलो किया और आज बताना चाहते हैं कि शारदा पब्लिकेशन का एक मैथमेटिक्स अंकगणित होता है, जिसमें बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है बहुत सिस्टमेटिक है वो, टाइप बाय टाइप सब चैप्टर में जो है ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उसको फॉलो कीजिए। फारूक, हम आप दूसरा सवाल ये है कि हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम मैनेज नहीं होना। यस सर। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए परीक्षा में क्या रणनीति आपका रहा? जैसे टाइम निश्चित समय के अंदर में ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मतलब पहले से कौन सी तैयारी ऐसा करें कि जिससे हमारा परीक्षा में समय कम ना पड़े?
टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आपका सब किसी का कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद से टाइम को देख करके आप प्रैक्टिस लगाएं, खूब से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मगर ये नहीं जहां आपको कल एग्ज़ाम है और आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। आपको 15 दिन पहले तक ही प्रैक्टिस करना है और उसी में आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना है, जहाँ हमारा उसमें किस तरह टाइमिंग मैनेज हो जाए। और जो 15 दिन बचे जो हमारे बाकी साथी लोग बताया, उसमें खूब से खूब ज़्यादा जितना ज़्यादा रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ही बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है ये चीज़ें कि आपको सेट प्रैक्टिस तो खूब करना ही चाहिए, भले परीक्षा के 2 दिन 4 दिन पहले तक नहीं कीजिए, बस थ्योरी आपको रिवाइज करते रहना है, लेकिन टाइम मैनेज के लिए सेट प्रैक्टिस जरूरी है ना, सेट प्रैक्टिस के होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि परीक्षा के 10 दिन पहले, 8 दिन पहले या 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को घबराहट होता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, सेंटर पर गए तो वहाँ पर एकदम हार्ट बीट बढ़ गया हो, तो उस सब चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं? मतलब किस तरह से आप क्या करना चाहिए जिससे वो घबराहट ना हो? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर जो चीज़ खुद को कॉन्फिडेंस रखना है, जितना ज़्यादा आप आत्मविश्वास रखेंगे जी हमको कोई पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि हमने NCERT और SCERT हमने पढ़ा था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हमने पढ़ा था NCERT तो अब तो पतला हो गया है ज़्यादा, मगर अगर हमारे नॉलेज से अगर पूछा जाए तो ज़्यादा फोकस करना है SCERT पर। SCERT की जितना भी दिया है ना, आप प्राइमरी के PRT के लिए हैं तो SCERT खूब ज़बरदस्त तरीक़े से पढ़िए, क्योंकि NCERT थोड़ा पतला हो गया है। SCERT पर फोकस करना है, NCERT पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हाँ NCERT छोड़ देना है। ज़्यादा SCERT और NCERT पर दोनों पर फोकस करना है, और ज़्यादा जितना हो सके नोट्स नहीं, क्योंकि किताब पढ़ें, बुक पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बुक से आ रहा है। बुक जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा। जो मार्केट में ये मिलता है कि हमारा प्रिंट आउट ले लो, उसका प्रिंट आउट लो, वन लाइनर टाइप नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर NCERT और SCERT जब भी पढ़ना है आप तो आपको थ्योरेटिकल बुक से ही पढ़ना है। मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बताता हूँ कि आपको वन लाइनर नोट्स पर ध्यान नहीं देना। वन लाइनर नोट्स जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप जब किताब पढ़ेंगे, आप जब उसका थ्योरी पढ़ेंगे तो एक डिटेल नॉलेज आप में होगा, एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक विकास होगा आप में, अवधारणात्मक ज्ञान का विकास होगा आप में। तो आपको हमेशा जब भी SCERT या NCERT का अध्ययन करें तो हमेशा डिटेल एक्सप्लेन्स के साथ है, मतलब उसको चैप्टर जो ओरिजिनल बुक है, टेक्स्ट बुक जो आता है उसको पढ़ना है ना सर। सर जो सरकारी SCERT जो बिहार सरकार रीति करता है उसको पढ़ना है। जो PRT में SCERT का रोल अच्छा खासा है जी, बिहार सरकार वाली बुक। यस सर बिल्कुल, क्योंकि जो कंटेंट का मामला है ना, तो हम मेरे एतबार से NCERT से ज़्यादा कंटेंट SCERT में मिलता है। SCERT अगर पढ़ते हैं तो NCERT अभी के जो नया वाला, पुराने वाला तो बहुत अच्छा है, मगर जो नया जो कोविड-19 के बाद जो नया NCERT आया है उससे बेहतर SCERT है, क्योंकि इससे ज़्यादा कंटेंट उसमें रह रहा है। अच्छा, इसीलिए मैंने इसको सजेस्ट। ठीक है, तो PRT के तैयारी करने वाले छात्र आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको SCERT टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन इनका ये कहना है, इनका केवल एक सुझाव है कि आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से सवालों की संख्या ज़्यादा होती है, और टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान देना। अच्छा फारूक, दूसरी बात ये है कि आप DLED किए होंगे, CTET पास किए होंगे, बचपन से नहीं, लेकिन जब DLED किए होंगे तब तो सपना पाले होंगे कि भाई शिक्षक बनना। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम जैसे सर शुरुआत इस वीडियो की शुरुआत में ही बताए हैं सर, जो उर्दू शिक्षक, तो मैं मदरसा बैकग्राउंड है, मैं मदरसा बैकग्राउंड से आया था, और मुझे बहुत ये थी CTET के क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था हमको समझ ही नहीं आ रहा है, मगर जब हम क्लास में आए तो हरदम ऐसे हमारे दिमाग में चलते रहता है जे सर का कम्युनिकेशन स्किल, सर का जो लेक्चर है वो हमको काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर लगता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मैं मुझे एकदम बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ जी, मुझे ऐसे लगता है सर अगर दिन भर लेक्चर देते रह जाएँ और मैं सुनते रह दूँ, मन नहीं उगता रहता है। ऐसे इस तरीके के इस अंदाज से मैं कॉलेज भी करता था, तो ऐसे कुछ चीज़ अगर कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ पूछना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक आया तो मुझे लगा जहाँ यहाँ पे पूछना चाहिए, मगर पूरा देखने के बाद मुझे लगा तो डाउट ख़त्म हो गया, मुझे इस अंदाज से लगा। और CTET में यही है जहाँ लेक्चर को बहुत अच्छा तरीके से सुने और नोट्स को पढ़ें तो आराम से बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। चलिए, पहला पड़ाव पार करने के बाद भी आपने दूसरा पड़ाव को भी पार किया और फाइनली आज शिक्षक के रूप में आप चयनित हो गए।
हमारे संस्थान के तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और फारूक, हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में गरीब नौनिहाल आते हैं, वो नौनिहाल जिसके ऊपर अपने देश की, उनके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है अपने देश को चलाने का, और उसको सींचने वाले आपको बनाया गया है, मतलब उस नौनिहालों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उन नौनिहालों का भविष्य आप अच्छे से संवारेंगे, एक अच्छा शिक्षक के रूप में उनका मदद करेंगे, और उसके साथ साथ में उनको अच्छा प्रशासक बनाइए उनको, और एक अच्छा जो एजुकेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में वो आप देने का प्रयास करें। जैसा कि आप पहले ही क्लास में जब हमारे पास आए होंगे तो सबसे पहले हम सभी बच्चों से यही कहते हैं कि आपको केवल सीटेट पास नहीं करना है, केवल आपको बीपीएससी पास नहीं करना है, आपको सीटेट और बीपीएससी के साथ साथ में एक अच्छा शिक्षक भी बनना है। और उम्मीद करते हैं कि फारूक एक अच्छा शिक्षक बन करके और वो शिक्षा का ज्योत जो है सरकारी स्कूल में जा करके जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं फारूक। थैंक यू। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, जहाँ हम गरीब बच्चों को है ना, जो भी चाहने वाले हैं जो इस एजुकेशन को हासिल करना, जहाँ तक हो सकेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।